सभी बच्चों को हरिओम। आज हम कक्षा 7वीं में अध्याय 11 विषय विज्ञान में रेशों से वस्त्र तक जंतु रेशे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आपने कुछ पादप रेशों के बारे में पढ़ा है। पौधों के अलावा जंतुओं से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। पौधों से तो रेशे प्राप्त होते ही हैं, जैसे कपास के बारे में आप जानते हैं, यह पौधों से प्राप्त होता है और फिर इनके द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है ना। तो पौधों से तो रेशे प्राप्त होते ही हैं, परंतु जंतुओं से भी रेशे प्राप्त होते हैं। तो आप सोचिए कि कौन कौन से जंतु होंगे जिन्हें हमें रेशे प्राप्त होते होंगे, जिनके द्वारा हमें रेशे प्राप्त होते होंगे। तो सामान्यतः भेड़, बकरी, याक, ऊंट, खरगोश, घोड़ा तथा रेशम के कीटों आदि से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है। ठंड के दिनों में आप कौन से वस्त्रों का उपयोग करते हैं और ये वस्त्र किससे बने होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ठंड से बचने के लिए हम ऊनी वस्त्र जैसे स्वेटर हो गया, शॉल है, कंबल, मफलर आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो ऊनी वस्त्र हैं, ये ऊनी वस्त्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं या कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये जो ऊनी वस्त्र है ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जंतुओं से प्राप्त ऊन से बने होते हैं। इसी तरह कीटों से हमें रेशम प्राप्त होता है। ठीक है। कीटों से क्या प्राप्त होता है? रेशम, और जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। ऊन, रेशम आदि रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन आपने बताया हमने कि स्वेटर, शॉल, कंबल, मफलर ये सभी क्या है? जंतुओं से प्राप्त ऊन है। और रेशम कीट से, रेशम जो होता है कीटों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ऊन और रेशम ये दोनों रेशे हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इनको जंतु रेशे कहा जाता है। ठीक है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि जंतु रेशे क्या है। ठीक। तो पहला क्या है? ऊन। ऊन क्या है? जंतु रेशे है तो आप जान गए, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक वर्णन अब हम देखते हैं ऊन के बारे में। ठीक है। तो यह चित्र में आपको घने बालों वाली भेड़ दिखाई दे रही है। ये घने बालों वाली भेड़, जिसके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं, है ना। तो पहला हम देख रहे हैं ऊन के बारे में। तो ऊन जो होता है यह भेड़ से, बकरी, याक तथा ऊंट आदि से प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः हम सभी भेड़ के द्वारा प्राप्त ऊन के बारे में ही जानते हैं, परंतु आप ध्यान रखिएगा ऊन जो है वो आपको भेड़ से भी, बकरी, याक और ऊंट इनसे प्राप्त किया जाता है। इन जंतुओं का शरीर बालों की मोटी परत से ढका होता है। काफ़ी ज़्यादा इनके शरीर में बाल पाए जाते हैं और यही परत इनको ठंड से बचाती है, इन जंतुओं को ठंड से बचाती है। तो भेड़ों की अनेक प्रजातियां हमारे देश में विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको लद्दाख और तिब्बत, लद्दाख और तिब्बत में याक, तो ये भी क्या है? एक भेड़ की एक प्रजाति है। भेड़ की क्या है? प्रजाति है, जो कि लद्दाख और तिब्बत में पाई जाती है, पाया जाने वाला भेड़ की प्रजाति। इससे ऊन प्राप्त किया जाता है। उत्तम किस्म की जो पश्मीना सालें होती हैं, शॉल जो ठंडी के दिनों में हम ओढ़ते हैं, तो वो जो शॉल की एक किस्म का नाम बताया जा रहा है, पश्मीना शॉल, ये कश्मीरी बकरी जो कि अंगोरा प्रजाति की होती है। ठीक है। बकरी, कौन सी बकरी? कश्मीरी बकरी, और उसकी प्रजाति क्या है? अंगोरा प्रजाति के मुलायम बालों से बनाई जाती है। पश्मीना शॉलें बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत नरम होती हैं। ऊंट के शरीर से प्राप्त बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। इनके अलावा दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में लामा तथा एल्पेका जंतुओं से भी ऊन प्राप्त किया जाता है।
ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि लद्दाख और तिब्बत में भेड़ की कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो याद रखिएगा याक, इससे ऊन प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार उत्तम किस्म की जो पश्मीना शॉल है वह किससे प्राप्त किया जाता है, किस जंतु से प्राप्त किया जाता है। तो ये कश्मीरी बकरी जो कि अंगोरा प्रजाति की होती है उससे प्राप्त किया जाता है, उसके मुलायम बालों से बनाया जाता है ये। और ऊँट के शरीर से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में लामा और एल्पेका जंतुओं से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। एक विशेष प्रजाति के खरगोश, खरगोश तो सभी देखे हैं है ना, लेकिन यहाँ पर एक विशेष प्रजाति के खरगोश की बात की जा रही है। एक विशेष प्रजाति के खरगोश से प्राप्त फर, फर मतलब उसके शरीर का ऊपरी आवरण जिस पर बाल होते हैं, है ना। एक विशेष प्रजाति के खरगोश से प्राप्त फर सफ़ेद, रेशमी तथा मुलायम होते हैं, सफ़ेद, रेशमी तथा मुलायम होते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार घोड़े के बालों का उपयोग ब्रश बनाने में तथा वायलिन जो वाद्य यंत्र है के तारों के रूप में किया जाता है। ये मजबूत और मुलायम तथा पतले होते हैं और इनका उपयोग घर की सजावट में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये ऊन के बारे में आपको जानकारी दी। अब देखिए रेशों से ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, रेशों से ऊन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम तो भेड़ों को पाला जाएगा, भेड़ों को पाला जाता है। ऊन से स्वेटर बुनने तथा शॉल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला ऊन लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर आप एक एक स्टेप देखेंगे, एक एक चरण देखेंगे कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया हमने कि भेड़ों को पाला जाएगा, वो तो है ही, लेकिन अब उन भेड़ों के द्वारा ऊन कैसे प्राप्त किया जाएगा, रेशे प्राप्त कैसे किया जाएगा, उससे ऊन कैसे प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम भेड़ के शरीर से बालों की पतली परत को त्वचा के साथ उतारा जाता है। किसके साथ? त्वचा के साथ, यानी उसमें उनके शरीर की स्किन भी निकल जाती है। ठीक है, तो त्वचा के साथ उतार लिया जाता है, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं। क्या कहेंगे? ऊन की कटाई। यहाँ पर सिर्फ क्या किया गया है, भेड़ के शरीर से बालों की पतली परत को त्वचा के साथ उतारा गया है, जिसको कहा गया ऊन की कटाई। आपको आगे चित्र में दिखाएंगे। प्रायः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। कौन से मौसम में? गर्मी के मौसम में, ताकि भेड़ के शरीर पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण न होने पर भी वह जीवित रह सके। ठीक है, क्योंकि देखो भेड़ के शरीर के जो बाल हैं वो उसको किससे बचा रहे थे? ठंडी से बचा रहे थे। अब अगर आप ठंडी में उसके बालों को निकाल दोगे तो वह जीवित नहीं रह पाएगा, है ना। तो इसीलिए गर्मी के मौसम में उनके शरीर से बालों को निकाला जाता है ताकि वह जीवित रह सके। भेड़ के बाल उसी तरह से काटे जाते हैं जैसे आपके बाल, जैसे मनुष्यों के बालों की छटाई की जाती है, उसी प्रकार भेड़ के बालों को भी निकाला जाता है। बाल काटने से भेड़ों को विशेष कष्ट नहीं होता, क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपरी पर अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है ना। बाल काटने से उनको कोई खास दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके जो त्वचा है उनकी सबसे ऊपर की जो परत है वह मृत कोशिकाओं की बनी होती है। जिस प्रकार हमारे नाखून जब बाहर की तरफ निकल आते हैं, त्वचा से बाहर की तरफ निकल आते हैं और हम उसको काटते तो हमको दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह त्वचा से बाहर की ओर निकल आए हैं, तो वो मृत हो गए। तो इसी कारण कहा जा रहा है कि इनको भी बाल काटने से दर्द क्यों नहीं हो रहा है। उनके त्वचा की जो सबसे बाहर का आवरण होता है, परत होती है, वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है तथा भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं। बालों को निकाल लिया गया तो फिर से उनके ऊपर बाल आ जाते हैं। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं जिन्हें संसाधित करके ऊन प्राप्त किया जाता है। ये पहला चरण हुआ। अब दूसरे चरण में आते हैं। देखिए पहले यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है पहले चरण में किस प्रकार से भेड़ के, पहला वाला आपको चित्र दिखाया था मैंने कि भेड़ के ऊपर, ये देखिए इसमें ये पहला चरण समझ लीजिए। यहाँ पर इसके शरीर में कितना घना बाल दिखाई दे रहा है ना। अब हम यहाँ पर जो पहले चरण का ये वाला चित्र देखिए, पहले चरण में ये जो चित्र है, ये क वाला चित्र,
है ना। इसमें क्या है, भेड़ की ऊन उतारना, यानी भेड़ के शरीर से बाल को उतारा जा रहा है। तो पहले चरण में आपको मैंने पहले भेड़ का चित्र दिखाया, तो किस प्रकार उनके शरीर में पूरा घना बाल है ना। अब पहले चरण में ही आपको बताया कि उसके शरीर से बालों को कैसे निकाला जाता है, तो इस चित्र में स्पष्ट हो जा रहा है। अब हम आते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में आप देखिए, आपने भेड़ों के शरीर से जो बाल निकाले थे वो त्वचा सहित निकले थे, है ना। तो त्वचा सहित उतारे बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जैसा इस चित्र में दिखाया जा रहा है। यह है टंकी, और इसमें उन उतारे हुए बालों को, जिसमें त्वचा भी है, को डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, ताकि चिकनाई, गंदगी, धूल के कण आदि निकल जाए। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिमार्जन कहलाती है। ठीक है, टंकी में डाल करके त्वचा सहित उतरे बालों को, भेड़ के त्वचा सहित उतरे बालों को टंकी में डाल करके काफ़ी अच्छे से धोया जाता है। क्यों धोया जाता है, ताकि उसमें जो चिकनाई है, गंदगी है, धूल के कण है, वो सभी निकल जाए। तो यह प्रक्रिया क्या कहला रही है, अभिमार्जन कहला रही है। ठीक, यहाँ दो जगह पर आपको देखिए चित्र में, चरण 2 में एक तो आपको यहाँ पर दिखाया मैंने टंकियों में अभिमार्जन की प्रक्रिया, और ये है मशीनों द्वारा अभिमार्जन, ये मशीनों द्वारा अभिमार्जन। फिर यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ऊन से धागा बनाया जा रहा है इस चित्र में। अब आते हैं हम चरण 3 में। अभिमार्जन होने के बाद छटाई की जाती है। क्या करते हैं, छटाई। तो रोएदार बालों को कारखानों में भेजा जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले धागों को छाटा जाता है। फिर चरण 4, अगले चरण में बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है। ये बर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बर। बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को अलग किया जा रहा है, ये बर कहलाता है। कभी कभी ये बर हमारे स्वेटर पर इकट्ठा हो जाते हैं, आपने देखा है, बबल्स के रूप में, हमारे स्वेटर के रूप में छोटे छोटे रोएदार बबल्स, है ना, फूले हुए दिखाई देते हैं। तो हमारे स्वेटर पर ये इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद रेशों का पुनः अपमार्जन कर उनको सुखाया जाता है। ये ही धागे के रूप में काटने के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर 5वें चरण में रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। रंगने के बाद रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। इसे रीलिंग कहते हैं। जहाँ धागा बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वो क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर तथा छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुने जाते हैं। लंबे रेशों को काट करके क्या किया गया, स्वेटर के लिए। आप देखते हैं लंबे लंबे ऊन आते हैं, है ना, काफ़ी लंबे लंबे गुच्छे उनके तैयार किए जाते हैं, तो वो स्वेटर के लिए होता है। और जो छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, उनको ऊनी वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ छोटे छोटे जो प्रश्न आ रहे हैं, उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बर किसे कहते हैं, या अभिमार्जन किसे कहते हैं। ठीक है, सभी के बारे में मैंने आप लोग को बहुत ही बारीकी से बताया है कि अभिमार्जन की प्रक्रिया क्या है। बर आपको बताया अभी, उसी प्रकार से रीलिंग किसे कहते हैं वो भी बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, ऊन के बारे में देखा, इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, रेशम के बारे में। तो रेशम क्या है, एक महीन, चमकीला और दृढ़ रेशा होता है, काफ़ी मजबूत होता है रेशम, और काफ़ी पतला होता है और बहुत ही चमकदार होता है। हमने रेशम के धागे देखे, अलग अलग कलर के रेशम के धागे आते हैं, लाल, हरे, पीले, अलग अलग कलर के रेशम के धागे आपको दिखाई देते हैं। वो कलरिंग से आते हैं, रंगने से आते हैं, तो बहुत चमकदार दिखाई देते हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। इन रेशों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में वनांचलों में रहने वाले लोग प्राकृतिक रूप से उत्पादित रेशम को एकत्र करके बेचते थे, जो उनकी रोजी रोटी का साधन होता था। वर्तमान समय में रेशम उत्पादन एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम के धागे गठन में अलग अलग होते हैं। तो रेशम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका सहतूत रेशम और दूसरा है गैर सहतूत रेशम। ठीक है, सहतूत रेशम सामान्य प्रकार का रेशम है। रेशम कीट की एक प्रजाति सहतूत की पत्तियां खाती है, और इससे बना रेशम मलबरी कहलाता है। सहतूत जो होता है ना, एक प्रकार के फल में आप ले सकते हो, जैसे आप अंगूर का गुच्छा देखे हो ना, अंगूर के गुच्छे में एक एक अंगूर किस प्रकार लगे होते हैं,
समझ लीजिए शहतूत जो होता है उसी प्रकार के गुच्छे में लगा हुआ रहता है, परंतु बहुत ही बारीक छोटे छोटे दानों के रूप में होता है वो। तो इससे बना जो रेशम, यानी यहाँ पर शहतूत की पत्तियों को खाता है। जो रेशम के जो कीड़े होते हैं, है ना, रेशम कीट की जो प्रजाति है वो शहतूत की पत्तियों को खाता है, और फिर इससे जो बना रेशम होता है वो कहलाता है मलबरी रेशम। ठीक है, तो ऐसा रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत के पौधों की खेती की जाती है। इस रेशम का उत्पादन कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में किया जाता है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का 92% होता है। यानी सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन इसी प्रजाति के द्वारा होता है, रेशम कीट की इसी प्रजाति के द्वारा होता है, और इसके लिए शहतूत की खेती की जाती है। ठीक है, और इससे बना रेशम क्या कहलाता है? मलबरी रेशम कहलाता है। दूसरा आपका मैंने बताया गैर शहतूती रेशम। रेशम कीट की कुछ प्रजातियां अन्य पौधे जैसे कि अर्जुन, साजा, साल की पत्तियां खाती हैं। शहतूती रेशम में आपको शहतूत की पत्तियां बताया, परंतु गैर शहतूती में रेशम कीट की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि अर्जुन, साजा और साल इन पौधों की पत्तियों को, इन पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं, और उनसे बना रेशम क्या कहलाता है? गैर शहतूती रेशम कहलाता है। इसमें एरी, मूंगा, टसर, टसर को ही कोशा भी कहते हैं, एरी, मूंगा, टसर यानी कोशा रेशम आते हैं। टसर कोसा रेशम एंथेरिया माइलिट्टा, एंथेरिया पेफिया आदि प्रजाति से प्राप्त किए रेशम कीट की प्रजातियां हैं, एंथेरिया माइलिट्टा और एंथेरिया पेफिया। ठीक है, तो जो टसर कोशा रेशम है वो इस विशेष प्रकार के रेशम कीट की प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। कोसा रेशम मजबूत होने के कारण काफ़ी पसंद भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोसा रेशम का उत्पादन बहुतायत से किया जाता है। कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, रायगढ़ आदि जिलों में यह उद्योग का रूप ले चुका है। अतः शासन के द्वारा इन जिलों में अर्जुन, साल तथा साजा के वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाने पर जोर दिया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले का कोशा रेशम मजबूत तथा उच्च गुणवत्ता युक्त होता है, इसलिए यह अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार कह रही हूँ, जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं उनको बारीकी से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। भले ही वो आपकी किताब में पीछे नहीं भी दिए जा रहे थे, तो भी किताब के बीच से निकाल करके ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। तो जांजगीर चांपा जिले में जो कोसा रेशम उत्पादन होता है, वहाँ का जो कोसा रेशम है वो बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला होता है, इसलिए इसको अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको कोसा रेशम कीट का जीवन चक्र दिया हुआ है। ये है कोसा रेशम कीट का जीवन चक्र। ये देखिए चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया भी गया है। मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना, यानी सबसे पहले क्या किया जाएगा? रेशम कीट को पाला जाएगा, है ना। रेशम कीट को पालना, फिर रेशम कीट पालन है, जो रेशम कीट पालन किया जा रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन ही क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट की सभी प्रजातियों का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा हो जाता है। पहली अवस्था उसकी अंडा की है, अंडा। दूसरी अवस्था होगी लार्वा, जिसको हम इल्ली अवस्था भी कह सकते हैं। तीसरी अवस्था है प्यूपा, और चौथी अवस्था है कीट या मौत। ये 4 अवस्था, ठीक है। चाहे कोई भी प्रजाति हो, इन 4 अवस्थाओं में वो अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। ठीक, अब इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर हमको शिशु कीट दिखाई दे रहा है। ये पौधे की पत्ती दिखाई, जिसमें कि अंडा, छोटे छोटे अंडे इन पत्तियों पर वो देता है। उसके बाद ये लार्वा का चित्र है कि उसका लार्वा कैसे दिखता है। उसके बाद पत्तियों पर लार्वा को दिखाया गया है ना। ये लार्वा जो है वो पत्तियों का सेवन करता है, फिर ये कोकून के रूप में बदल जाता है, और फिर कोकून में ये प्यूपा, कोकून के अंदर आपको प्यूपा दिखाई दे रहा है, ये इस रूप में बदलता है, और उसके बाद ये शिशु कीट के रूप में बदल जाता है। तो ये क्या है? उसका पूरा जीवन चक्र है। ठीक है, ये अर्जुन का वृक्ष है जिसकी पत्तियां आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये अर्जुन वृक्ष की पत्तियां जिस पर वो अंडे दे रही हैं। तो मादा रेशम कीट अंडे देती है, है ना। मादा जो रेशम है, मादा रेशम कीट जो है वो क्या करेगी? अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है। अंडे से क्या निकलेगा? लार्वा।
4 अवस्था आपको बताया था। पहली अवस्था क्या थी? अंडे की अवस्था। तो मादा रेशम कीट के द्वारा अंडा दिया गया और अंडे से फिर क्या निकला? लार्वा निकला। ये लार्वा पत्ती को खाती है और पत्ती को खाकर वृद्धि करती है। लार्वा विशेष प्रकार के द्रव का सिक्रीशन करती, स्राव करती हैं और यह द्रव उनके मुंह से निकलकर हवा के संपर्क में आने से कड़ा होकर रेशम बनाता है। ठीक है, जो लार्वा है जो कि पत्तियों को खाकर अपनी वृद्धि करता है, उनके लार्वा विशेष प्रकार के द्रव का क्या कर रहा है? सिक्रीशन कर रहा है, स्राव कर रहा है। और जब यह द्रव उनके मुंह से निकलता है और हवा के संपर्क में आता है तो यही जो द्रव है वो कड़ा हो जाता है और रेशम बनाता है। तो लार्वा इस प्रकार बने रेशम को अपने चारों ओर लपेटता जाता है जिससे वह पूरी तरह रेशम के तंतुओं से ढक जाता है। लार्वा की यह अवस्था कहलाती है कोकून अवस्था। क्या कहलाती है? कोकून अवस्था। कोकून के अंदर लार्वा, कोकून के अंदर क्या हो गया? अब लार्वा, क्योंकि वो पूरा ऊपर से तो लपेटा चुका है ना। तो कोकून के अंदर लार्वा किस में बदल जा रहा है? प्यूपा में बदल जा रहा है। ठीक है, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से प्राप्त होता है। यह रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है स्टील का तार जितना। ठीक, तो यहाँ पर आपको चित्र में उन्हीं अवस्थाओं को दिखाया गया है। अर्जुन वृक्ष, उसकी पत्तियां, है ना। शिशु कीट के द्वारा यहाँ पर अंडे दिए गए, वो अंडा किस में परिवर्तित हो गया? लार्वा में परिवर्तित हो गया। लार्वा जो है वो पत्तियों को खाता है और अपने आप में वृद्धि करता है, जिसके कारण से उसके द्वारा एक प्रकार का विशेष प्रकार का द्रव निकलता है जो कि हवा के संपर्क में आता है और कड़ा हो जाता है और इस प्रकार से वह लार्वा चारों ओर से घिर जाता है। ठीक है, ढक जाता है पूरा। तो वो क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। फिर कोकून के अंदर ही वो प्यूपा के रूप में परिवर्तित होता है और इस प्रकार फिर पुनः शिशु कीट के रूप में हमको दिखाई देता है। तो कोकून के अंदर लार्वा, लार्वा बदल गया प्यूपा में। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से प्राप्त किया गया और यह रेशा कितना मजबूत है? स्टील के तार जितना मजबूत है। यहाँ पर हमने ये तो देखा कि कोकून से फिर वस्त्र तक, कोकून से वस्त्र तक कैसे पहुंचेंगे हम। तो रेशम से रेशे प्राप्त करने के लिए कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा गर्म पानी में उबाला जाता है। जो कोकून है जो बिल्कुल काफ़ी कड़ा होता है, तो उसको क्या करते हैं? या तो धूप में रखा जाता है या फिर उसको गर्म पानी में उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। इस क्रिया से रेशे अलग हो जाते हैं। कोकून में से रेशे निकालने के बाद उनसे धागे बनाने अर्थात कताई की प्रक्रिया की जाती है जिसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम की रीलिंग। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से रेशम निकालती हैं। फिर रेशम के रेशों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों से बुनकरों द्वारा वस्त्र बुने जाते हैं। तो इस प्रकार कोकून से वस्त्र प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का मैं आप लोगों को अगले वीडियो लेसन में समझाऊंगी। धन्यवाद।